Hello everyone, how are you? My name is Prabhakar Ganguly from Standard 10th and welcome to the new video of Learning with Prabhakar. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के एसएस का फर्स्ट चैप्टर पॉलिटिक्स साइंस का, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। ओके, और वो हम डिस्कस करेंगे एकदम इंटरेस्टिंग वे में, जिससे आपको जो पूरा लेसन है एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। और मैंने एक अच्छा सा चार्ट बनाया है जिसमें पूरा चैप्टर का समरी दे दिया है। वही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और कम समय में समझ में आ जाएगा। ओके, हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आपका सपोर्ट, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, मैं जिस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ वो आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मैं बनाते रहूँगा, आपको अच्छी तरह चीज़ें एक्सप्लेन करता रहूँगा। ओके, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका सपोर्ट करें, लाइक करें वीडियो को और कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, या आप कोई मेरे को न्यू आइडियाज़ देना चाहते हो या बताना चाहते हो कि ये आपको एक्सप्लेन करूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको बताता हूँ कि मेरा चार्ट कैसा है। लेट्स स्टार्ट। ये हमारा चार्ट है पावर शेयरिंग के ऊपर, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो हमें दो कंट्रीज के कंपोजिशन के बारे में बताया है। ये पावर शेयरिंग, ये बेल्जियम एक कंट्री है और दूसरा कंट्री है श्रीलंका। ओके, सबसे पहले हम बेल्जियम के बारे में देखते हैं। बेल्जियम के दो रीजन थे, एक फ्लेमिश रीजन और एक वेलोनिया रीजन। ओके, इसमें मेन चीज क्या थी, जो फ्लेमिश रीजन थी उधर 59% ऑफ पॉपुलेशन डच स्पीकर्स थे, मतलब डच लैंग्वेज बोलते थे फ्लेमिश रीजन में। और वेलोनिया रीजन में 40% ऑफ पॉपुलेशन फ्रेंच स्पीकर्स थे। ओके, मतलब फ्रेंच बोलते थे। पूरे कंट्री के पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। और जो कैपिटल सिटी है ब्रुसेल, बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल। इसमें पूरा उल्टा है। इसमें उल्टा कैसे है, इसमें ये देखो, डच क्या था, कंट्री के पॉपुलेशन में मेजोरिटी में थे, लेकिन अभी क्या हुआ, कैपिटल में माइनॉरिटी में आ गए, मतलब 20% ही डच स्पीकर्स बचे। और जो कैपिटल सिटी है ब्रुसेल, उसमें फ्रेंच स्पीकर्स का परसेंटेज है वो है 80%, मतलब 80% ऑफ फ्रेंच स्पीकर्स कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में रहते थे। तो यहाँ की जो मेन प्रॉब्लम थी ये इसी चीज़ में थी कि जो फ्लैमिश डच स्पीकर्स है वो लोग तो मेजोरिटी थे कंट्री में, लेकिन माइनॉरिटी कहाँ पे थे, कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में। इसके वजह से क्या प्रॉब्लम्स हुए थे। प्रॉब्लम्स, फ्रेंच स्पीकर्स वर रिच एंड पावरफुल। ओके, ये जो फ्रेंच स्पीकर्स है ये कैपिटल में मेजोरिटी में है, और कैपिटल में आप जानते हो कि कैपिटल से ही सब होके जाता है। जिसकी वजह से जो फ्रेंच स्पीकर्स थे वो रिच और पावरफुल, अमीर और ताकतवर थे। जो डच स्पीकर्स थे उन्हें बेनिफिट्स और डेवलपमेंट बाद में मिलता था। क्यों बाद में मिलता था, क्योंकि फ्रेंच स्पीकर्स को पहले मिल जाता था ना, क्योंकि कैपिटल में इनकी परसेंटेज ज़्यादा है इसलिए। ओके, तो इनका प्रॉब्लम क्या था कि मेजोरिटी इन कंट्री, जो मैंने आपको बोला, कंट्री में भले इनकी मेजोरिटी हो लेकिन माइनॉरिटी इन कैपिटल था ना, जो इनका मेन प्रॉब्लम था, जिसके वजह से क्या हुआ, लीड टू टेंशन बिटवीन 1950s टू 1960s। इसके कारण 1950 टू 1960 में बहुत प्रॉब्लम हुआ, ठीक है जी। और ये जो डच स्पीकर्स थे उनका हैप्पी लाइफ नहीं था, मतलब दे वर सैड। तो ये हमने बात की बेल्जियम कंट्री की। अभी दूसरा बात करते हैं। तो ये वापस से मैं एक बार आपको समझा दूं, जो आपका कंफ्यूजन है वो मिट जाएगा। सो दो कंट्री में डिवाइडेड है बेल्जियम। बेल्जियम के बारे में पहले डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। दो रीजन थे बेल्जियम के, फ्लेमिश और वेलोनिया। दो रीजन थे, फ्लेमिश और वेलोनिया। इसमें क्या थे, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स थे। कौन से लिंग्विस्टिक ग्रुप, कौन से लैंग्वेजेस थे। फ्लेमिश जो रीजन था उधर डच स्पीकर्स थे। कितने परसेंट डच स्पीकर्स थे, 59%। ओके, और जो वेलोनिया रीजन था उधर 40% फ्रेंच स्पीकर्स था। पूरे कंट्री का बोल रहा हूँ, पूरे कंट्री का, ठीक है। 59% ऑफ डच स्पीकर्स रहते थे फ्लेमिश रीजन में, 40% ऑफ फ्रेंच स्पीकर्स रहते थे वेलोनिया रीजन में। हमारे इंडिया का कैपिटल है दिल्ली, वैसे बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल। ब्रुसेल में इसका उल्टा ही है। ब्रुसेल में 80% ऑफ जो पॉपुलेशन है कैपिटल में वो है फ्रेंच स्पीकर्स, और जो 20% ऑफ स्पीकर्स है वो है डच स्पीकर्स, और उनका 20% ही है। मतलब मेजोरिटी इन कंट्री भले ही हो लेकिन माइनॉरिटी इन कैपिटल हो। तो इनके इसके वजह से क्या प्रॉब्लम सहना पड़ा इनको। फ्रेंच स्पीकर्स वर रिच एंड पावरफुल। जो फ्रेंच स्पीकर्स थे इसी कारण वो अमीर और ताकतवर थे। क्यों ताकतवर थे, क्योंकि वो कैपिटल सिटी ब्रुसेल में रहते थे, कैपिटल में रहते थे।
क्योंकि सारे फैसिलिटीज कैपिटल में पहले जाएगी फिर उसके बाद बाहर जाएगा। हाँ, सो जिसके वजह से क्या हुआ, डच स्पीकर्स वर गेटिंग बेनिफिट्स एंड डेवलपमेंट लेटर, जिसके वजह से जो डच स्पीकर्स को बेनिफिट्स थे, अपॉर्चुनिटीज थे और जो डेवलपमेंट था वो बाद में मिलता था। ओके, सो उनका जो डच स्पीकर्स था उनका मेन प्रॉब्लम क्या था, उनका मेन प्रॉब्लम यही था कि वो मेजॉरिटी थी कंट्री में लेकिन माइनॉरिटी थी कैपिटल में, जिसके वजह से उनको जो ये फैसिलिटीज थी, डेवलपमेंट्स थे, वो बाद में मिलता था, जिसके कारण लेड टू टेंशन बिटवीन 1950s टू 1960s। 1950 और 1950 से 1960s तक दोनों कम्युनिटी के बीच बहुत टेंशन चला, बहुत सफरिंग टाइम था। ओके, सो अभी हम बात करेंगे श्रीलंका के बारे में। ओके, सो बेल्जियम कंट्री के हमने बारे में बात कर लिया, अभी बात करते हैं श्रीलंका कंट्री के बारे में। ओके, तो श्रीलंका में भी दो रीजन्स थे, एक रीजन था। सो जैसा हमने देखा बेल्जियम में भी दो लैंग्वेज कम्युनिटीज थे, सो लैंग्विस्टिक ग्रुप थे, इधर भी दो लैंग्विस्टिक ग्रुप है। इधर सिन्हाला स्पीकर्स है, एक रीजन में सिन्हाला स्पीकर्स थे जो 78% थे। जो श्रीलंका, जैसे इंडिया का लैंग्वेज क्या होता है, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, वैसे ही श्रीलंका का सिन्हाला, अभी आगे हम देखेंगे। ओके, सिन्हाला लैंग्वेज 78% स्पीकर सिन्हाला बोलते थे और बाकी के 18% तमिल स्पीकर्स थे, मतलब जो तमिल बोलते थे। अगर हम तमिल के अगर सब ग्रुप्स देखेंगे तो तमिल स्पीकर्स भी दो सब ग्रुप्स में डिवाइडेड है, एक है श्रीलंकन तमिल्स और एक है इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स वो थे जो श्रीलंका के रहने वाले थे, उन्हें हम बोलते श्रीलंकन तमिल, जो 13% है, और जो रिमेनिंग 5% है वो थे इंडियन तमिल्स, मतलब जो इंडिया से आए थे, ठीक है, इंडिया से श्रीलंका में आए थे। अभी सिन्हाला की बात करें तो रिलीजन की बात करें तो जो मेजर रिलीजन था वो बुद्धिज़्म था और जो बाकी बचे लोग थे वो थे हिंदूस और मुस्लिम्स। ओके, तो अभी ये श्रीलंका में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए, सो श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम्स थे, जो सारे फैसिलिटीज़ थे वो पूरे सिन्हाला स्पीकर्स के लिए अवेलेबल थे। सिन्हाला लैंग्वेज को एज ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया और जो सिन्हाला स्पीकर्स थे उन्हें गवर्नमेंट जॉब का ऑफर आने लगा। बुद्धिज़्म वॉज प्रोटेक्टेड एंड फोस्टर, बुद्धिज़्म जो मेजर रिलीजन था मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकर्स था, सो उसे प्रोटेक्ट किया गया, ओके, स्टेट द्वारा। तो इसके वजह से उनका लाइफ पूरा हैप्पी लाइफ हो गया, खुशी भरी लाइफ। और जो तमिल स्पीकर्स थे उनके पास कुछ भी नहीं था, नथिंग, ऑल फैसिलिटीज़ फॉर देम ओनली, सारे फैसिलिटीज़ इनके लिए ही था। ओके, सो इसके वजह से क्या हुआ, जो तमिल स्पीकर्स थे उनके बीच में एलियनिज्म फील ज़्यादा बढ़ गया कि जो ये गवर्नमेंट था वो तब इनको इग्नोर मार रहे थे, तमिल स्पीकर्स के ओपिनियंस को, जो डिमांड्स थे उन्हें डिनाई करते थे। ओके, सो होप आपको ये एक पार्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। दो कंट्री के बारे में बोला था, बेल्जियम, श्रीलंका, हमने देख लिया कि कौन से लिंग्विस्टिक ग्रुप्स थे और क्या क्या प्रॉब्लम्स थे। ओके, अभी हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे जिसमें बोला है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ओके, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग अमोंग, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर इज शेयर्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स। ओके, सो 4 फॉर्म में पावर शेयर्ड होता है, एक होता है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा होता है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट और तीसरा सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज। सो अभी हम देखेंगे कि कैसा ये आगे डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, फर्स्ट लेजिस्लेटिव, सेकंड एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशियरी। ओके, तीनों में पावर इक्वली डिवाइडेड है, पावर इक्वल्स पावर इक्वल्स पावर इक्वल्स, तीनों में पावर इक्वली डिवाइडेड है। इसको क्या बोलते हैं, पावर इज हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूटेड, पावर हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि तीनों में सही पावर बटा है इसलिए। ऑल्सो कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, इसको सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस भी कहते हैं। क्यों चेक एंड बैलेंस करते हैं, क्योंकि हर ऑर्गन एक दूसरे को चेक करता रहता है। क्यों चेक करता रहता है, ताकि कोई ऑर्गन अनलिमिटेड पावर कंज्यूम ना करे, यूज ना करे, इसलिए इस सिस्टम को बोलते हैं द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। ओके, फिर आगे हम देखेंगे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सो 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, लोकल लेवल, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल। ओके, दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, इसको फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं। पावर इज नॉट इक्वल, इधर पावर इक्वल नहीं है। लोकल इज स्मॉलर देन स्टेट एंड स्टेट इज स्मॉलर देन सेंटर, जो मोस्ट सबसे ज़्यादा पावर है वो सेंटर लेवल के पास है, उससे कम स्टेट के पास, और सबसे कम पावर है लोकल के पास। ओके, सो इधर आप स्टेट देख सकते हो, ये पावर बढ़ते जा रहा है और सबसे ज़्यादा पावर सेंटर के पास आके रुकता है। सो ये ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हमने डिस्कस किया, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट डिस्कस किया। अभी बात आता है सोशल ग्रुप्स। अभी आप बात करोगे कि सोशल ग्रुप्स में कैसा पावर शेयर्ड होता है,
किस तरह से इसमें पावर शेड होता है सोशल ग्रुप में। ओके, सो सोशल ग्रुप्स मतलब ऐसे ही रिलीजियस ग्रुप हो गया, लिंग्विस्टिक ग्रुप हो गया, लैंग्वेज के ऊपर ग्रुप, सो इसी में ही ये पावर शेड होता है। आप एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम। सो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या था कि एक टाइप के स्पीकर्स थे बेल्जियम में, उन्होंने मिलके ये कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया था। मतलब कम्युनिटी गवर्नमेंट में उसी लैंग्वेज के मिनिस्टर्स थे, एम्प्लॉयज थे। ओके, अभी लास्ट में आता है पॉलिटिकल पार्टीज। अभी पॉलिटिकल पार्टीज में किस तरह से पावर शेयर्ड होता है, ठीक है। सो थ्रू डेमोक्रेसी की वजह से पावर शेयर्ड होता है, ठीक है। चूज्ड बाय पीपल, जो लोग ही चूसते हैं। ओके, सही है, लोग ही चूसते हैं। सो लोग चूज करते हैं अपना फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट्स, फेवरेट पार्टी को जो लोग चूज करते हैं, तो उसका फायदा क्या होता है। सो रिजल्ट क्या होता है, पावर डज नॉट रिमेन्स इन वन हैंड। जो पावर है वो एक हाथ में नहीं रहता, सही बात है। समटाइम्स इट कैन बी डायरेक्ट, लेकिन कुछ टाइम ये डायरेक्ट ही हो जाता है, ये वोटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो ये कब होता है, व्हेन पार्टीज फॉर्म्स कोलाइजन गवर्नमेंट। जो पार्टीज होती है वो जब कोलाइजन गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है, सो ये जो होता है वो डायरेक्ट ही हो जाता है। कोलाइजन गवर्नमेंट क्या होते हैं, जब दो से ज्यादा पार्टी अलायंसेस फॉर्म कर लेती है। वो लोग ऐसा डील कर लेते हैं कि अब अगर हम जीतेंगे तो इतने सीट्स अपने हो जाएंगे, इतने सीट्स तुम्हारे हो जाएंगे। सो उसको ही हम बोलते हैं कोलाइजन गवर्नमेंट। दोनों पार्टीज मिलकर खुद का एक गवर्नमेंट बनाती हैं, ठीक है। सो ये पावर शेयरिंग पूरे चैप्टर में इतना ही चीज है जो मैंने आपको आराम से इस चार्ट के मदद से समझा दिया, पूरा समरी आपको बता दिया है। ओके, सो अगर आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया हो, आपको पसंद आया हो, मैंने जिस तरह से चार्ट बनाया हो, ठीक है, एक इंटरेस्टिंग वे से मैंने आपको ये समझाया। सो अगर आपको ये अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करेगा और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा कि इतने इंटरेस्टिंग वे से ये आपको समझ गया। और आपके दोस्तों को भी प्लीज़ शेयर कर देना। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।